गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 9th मैथ क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों के बारे में आप लोग सुने होंगे, ये पता होगा कि बोर्ड ने 30% सिलेबस को कम किया है। 30% सिलेबस कम किया है तो उस सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, इस बात का ध्यान रखते हुए हमें पढ़ाई शुरू करनी है। तो हम आपको पहले ये बता दें कि हमें 30% जो कटा हुआ सिलेबस है, जो हट गया है, जो बोर्ड ने हटा दिया है, उस सिलेबस को आप पहले देख लेते हैं। उसके बाद जो हमें पढ़ना है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहले ये देखते हैं कि इकाई, आप देखिए निर्देशांक ज्यामिति। आप लोग निर्देशांक ज्यामिति जानते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम लोग बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको हटा दिया गया है। तो इकाई 1 में हमने निर्देशांक ज्यामिति लिखा है, तो उसमें कौन कौन सी चीजें जैसे कि हमारे लिए हटने के लिए तैयार हैं, जो हट गई हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखें कार्तीतल, मतलब जैसे हम ग्राफ बनाते थे तो उस ग्राफ को बनाना है, तो लेकिन उसमें कुछ चीजें नहीं करनी पड़ेगी। जैसे किसी बिंदु के निर्देशांक हो गए। कार्तीक तल पर जो दिखाना होता था कि ये किस बिंदु पर क्या क्या, मतलब कौन सा, जैसे एक्स और वाई होते ही थे तो उनको दिखाना है या नहीं दिखाना, ये चीज अब नहीं करना। निर्देशांक ज्यामिति में 2-4 टॉपिक ऐसे कट गए हैं। उसी प्रकार हमारा यूक्लिड की ज्यामिति परिचय आ गया, ज्यामिति का परिचय। तो इसमें भी ऐसी चीजें जो हैं, जैसे कि भारत में ज्यामिति क्या होती है, भारत में यूक्लिड ज्यामिति क्या होती है, यूक्लिड का इतिहास जो है उसको हमें नहीं पढ़ना है, और यूक्लिड के 5 अभिधारणाएं भी हमें नहीं पढ़नी है, उसकी जो प्रमेय है उसको भी हमें नहीं पढ़ना है। हमें केवल जो इधर लिखा हुआ है इस टॉपिक से, इन सब चीजों को हमें थोड़ा सा हटा देना है। इसमें से हमें ये चीजें पढ़नी है। ये चीजें आपके पास सामने से दिख भी रहा होगा कि मैंने लिखा गया कि इकाई 1 2 3 4 5 इकाइयां हैं। 5 इकाइयों में हमें पढ़ना क्या है, संख्या पद्धति हो गई, बीजगणित हो गई, ज्यामिति हो गई, मेंसुरेशन हो गया, प्रायिकता हो गई। ये चीज हमें पढ़नी है, ठीक है। लेकिन इन सब चीजों में, ये टॉपिक में कुछ ऐसी चीज, सभी चीजें हटी तो नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हटा दी गई हैं। उसके बारे में हम चर्चा, जो चैप्टर रहा करेगा, हम उसके बारे में आपसे बताते रहेंगे। लेकिन आप उसको अगर लिख लेंगे तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि इस टॉपिक से सर ने बताया है कि ये थोड़ा सा हटेगा, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं थोड़ा सा। आज हम पढ़ाएंगे क्या, संख्या पद्धति। शुरू करते हैं क्या, संख्या पद्धति। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर लिखना नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए रखेंगे संख्या पद्धति। तो चैप्टर का हमारा नाम क्या है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति जो हमारी है उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा देखिए। संख्या पद्धति में, संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति में ये भी नहीं पता संख्या पद्धति होती क्या है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जो होता है, हमें ये सबसे पहले अगर किसी चीज के बारे में जानना है तो उससे सबसे पहले छोटी संख्या जानना होगा, या उसकी पहले अगर कोई घर बनाता है व्यक्ति है तो उससे पहले उसे नींव खोदना पड़ता है। नींव जानते हैं ना सब लोग, चलिए ठीक है, जान जाएंगे। आप लोग घर बनवाते होंगे तो ऐसा नहीं कि नहीं पता है, घर बनवाने से पहले नींव खोदनी पड़ती है। तो कहने का मतलब अगर चैप्टर स्टार्ट करने के लिए हमें नींव पता चल जाए कि हमारी नींव कैसी है, कैसे, अगर तो हम नींव अच्छे से बना देंगे तो कोई बिल्डिंग मजबूत ही बनेगी, ठीक है, डैमेज नहीं होगी, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं, तो हमें बताइए संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या, फिर हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, फिर क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक संख्या, ठीक है। फिर पढ़ेंगे परिमेय संख्या, फिर पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है। पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। इसी को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। इसे एन से डिनोट किया जाता है। इसे बोलते हैं होल नंबर।
होल नंबर, इसे हम W से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? W से डिनोट करते हैं। इसे कहते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। I से डिनोट करते हैं। इसे बोलते हैं रेशनल नंबर, R से डिनोट करते हैं। और इसे बोलते हैं इरेशनल IR। ठीक है, इतना ध्यान दीजिए। आगे चलते हैं। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारी होती क्या है? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या वह संख्या जो हम गिनने के लिए प्रयोग करते हैं। किसके लिए? गिनने के लिए प्रयोग करते हैं। वह संख्या जिसे हम गिनने के लिए प्रयोग करते हैं वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। वह संख्या जिसे हम गिनने के लिए प्रयोग करते हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अब इसे अगर लिखना भी है तो लिख लीजिए, वह संख्या जिसे हम गिनने के लिए प्रयोग करते हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो आप लोग सभी जानते हैं। अब क्या आप लोग गिनती जो शुरू करते हैं, काउंटिंग शुरू करते हैं, तो काउंटिंग किस नंबर से शुरू करते हैं? सबको पता है, कोई नंबर 0 से कोई नहीं शुरू करता। 1 2 3 4 ऐसे शुरू होती है काउंटिंग। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि जो काउंटिंग नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 जैसे करके आप लिख लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हमारा क्या हो गया? ऐसी संख्या जिसे हम गिनने के लिए प्रयोग करते हैं वो प्राकृतिक संख्या कहलाती। संख्या जिसे हम गिनने के लिए प्रयोग करते हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो अब आपको ये पता भी चल गया कौन सी हमारी संख्या जिसे हम गिनने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब एक चीज इसके बाद हमें तो पता चल गया। अब हमारा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? अब इसमें एक चीज भी, एक क्वेश्चन आपसे पूछे, सबसे छोटी, अगर आपसे देंगे, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है सबसे छोटी ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो आप लोग क्या बताते हैं? कुछ लोग 0 बताते हैं, तो 0 गलत होता है। क्या होता है? 0 गलत है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? ठीक है, तो अब नोट कर लीजिएगा इतना। अब आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या देखिए, पूर्ण संख्या के बारे में थोड़ा चर्चा हो जाए। ठीक, ये तो सबका हो ही गया होगा, ना वो देख लीजिए फिर से। पूर्ण संख्या क्या होती है? अब इसी परिभाषा देखिए, हमारी जो परिभाषा होती है, इसको परिभाषा लिखाने के बाद मैं एक और तरीके से समझाऊंगा, उसको देख लेना। पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लेने पर जो संख्या प्राप्त होती है पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे आपको सब पता ही है क्या
कि प्राकृतिक संख्या भी आप लोगों ने पढ़ा था इससे पहले। तो प्राकृतिक संख्या होती क्या है? तो प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट ऐसे जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा क्या कह रहा है, पहले परिभाषा को ध्यान से पढ़िए। प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लेने पर जो संख्या प्राप्त होती है पूर्ण संख्या कहलाती है। तो पूर्ण संख्या कहलाती है, तो कहने का मतलब यहाँ पर 0 लगा देंगे तो हमारा कहने का मतलब क्या, पूरी संख्या कौन सी हो गई? पूर्ण संख्या हो गई। क्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई। तो पूर्ण संख्या हमारे बारे में हो गया। अब इसके बारे में, अब जैसे कि आपसे सबसे एक क्वेश्चन से पूछ सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो अब आप लोग यहीं से निकाल लिया करिए समझ के। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बराबर क्या होगा? 0। और सबसे बड़ी पूछे तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो प्राप्त नहीं किया जा सकता, लिख देते हैं प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्यों? थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्यों। क्योंकि आपको पता है हम लोग जब लिखते हैं 0 शुरू तो कर देते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं कि इसका अंतिम बिंदु क्या है। जब हमें अंतिम बिंदु नहीं पता तो हमें सबसे बड़ी संख्या पता ही नहीं हो सकती। इसीलिए हम बोल सकते हैं ज्ञात या प्राप्त नहीं किया जा सकता या ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, हाँ। इसी प्रकार अगर आप थोड़ा सा उस वाले भी देख सकते हैं, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं ज्ञात किया जा सकता, थोड़ा सा उसमें भी आप ले सकते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती, उसमें दिखाए थे 1, लेकिन उसमें भी आप सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, इतना लिख गया हो लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? आपने प्राकृतिक संख्या पढ़ा, पूर्ण संख्या पढ़ा, तो उसी में से देखते हैं पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या में ऋणात्मक मान को सम्मिलित कर लेने पर जो संख्या प्राप्त होती है पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक क्या लिखिएगा? पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। पहला धन पूर्णांक, दूसरा ऋण पूर्णांक। अगर लिखने में कोई दिक्कत समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें बता दिएगा सर, थोड़ा सा और साफ लिखे तो दिख लिखे। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब तो सही लिख रहा है, सबको समझ में आना ही चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत अगर किसी चीज में आ रही है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो हम देखकर आपको बता देंगे कोई भी दिक्कत होगी। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा।
अब जैसे इसका जैसे लिखेंगे तो जैसे, अभी आपको ध्यान दीजिए, पूर्ण संख्या हमारी क्या है, पूर्ण संख्या लिख लीजिए 0 1 2 3 4 5 ऐसे जाएगा सर। तो इधर देखिए ये हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है, और यहाँ का पूर्ण क्या कह रहा है, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक मान -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ऐसे। तो अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, ये अभाग और ये भाग दोनों अलग है, इसे हम बोलते हैं ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, और या बोलते हैं धन पूर्णांक। अब इसके बाद हमें पता क्या चलेगा, धन पूर्णांक हो गया। अब हमारी बात आई ये धन ऋण पूर्णांक हो गया, धन पूर्णांक, तो हमारा शून्य क्या है, शून्य क्या है, शून्य हमारा ना तो ऋण पूर्णांक हो गया और धन पूर्णांक। शून्य हमारा क्या होता है, ना तो धन पूर्णांक होता है, ना तो ऋण पूर्णांक होता है। ठीक है, तो आपको हम पहले करते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दो पूर्णांक होते हैं। जीरो हमारा क्या है, ना तो धन पूर्णांक होता है ना ही ऋण पूर्णांक होता है। ठीक है, इसके बाद जाते हैं परिमेय संख्या। अगर सबसे पहले देखिए, सबसे अगर पूछ लिया जाए आपसे सबसे छोटा धन पूर्णांक क्या होता है, धन पूर्णांक सबसे छोटा धन पूर्णांक या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, एक ही बात, धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या एक ही बात है। प्राकृतिक संख्या पूछे, धन पूर्णांक पूछे, एक ही बात, तो क्या लिखेंगे 1। और सबसे बड़ी धन, सबसे छोटा धन पूर्णांक हो गया या प्राकृतिक संख्या हो गई। अब यह हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा धन पूर्णांक या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो मिलती नहीं, उसको तो वो समझ ही गए आप लोग। अब इसी में लिख देंगे सबसे छोटा ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक क्या है हमारा -1 है। ठीक है, ये -1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग समझदार बच्चे हो, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है? परिमेय संख्या आप लोग सब लोग पढ़ते हैं, 6, 7, 8 से पढ़ाई जाती है, और आप 9th वाले बच्चे ध्यान से पहले समझें। 9th सबसे पहले ये देखते हैं कि परिमेय संख्या होती क्या है। इसकी परिभाषा हम लोग सबको पता है कि ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें और q ≠ 0 हो, ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें और q ≠ क्या हो, 0, q ≠ 0। तो हम कह सकते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, वो तो किताब की भाषा हो गई, हम थोड़ा अपने से मेंशन करके समझते हैं उस चीज को, और सही भी होगा, ऐसा नहीं है। तो लिखिए, दोनों परिभाषा लिख लीजिए। वह संख्या जिसे हम अंश बटे हर या भिन्न के रूप में लिख सकें और हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए।
चाहिए। ठीक है, हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। ये तो अब उसी परिभाषा को, जैसे जो परिभाषा किताब में लिखी होती है, अगर उसी को हम अपने समझ के चले, जैसे बोलता क्या है, वह संख्या जिसे हम p बाई क्यू, मान लीजिए यहाँ पर p अपॉन क्यू लिख देंगे, तो क्या p अंश होता है और q हर होगा। ठीक है, p बाई क्यू के रूप में लिख सके, और हर का मान यानी q का मान, q इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा था, q ये लिखा रहता ना, q इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मान मतलब हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो कुछ बच्चे इसको क्या होता है समझ नहीं पाते कि सर क्या ये लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, तो हम पहले इसको हटा ही दिए हैं, इसमें सर कोई मतलब नहीं था। तो अब आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, वह संख्या जिसे हम अंश बटे हर या भिन्न के रूप में लिख सके और हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 2/4। अब आप लोगों के दिमाग में ये चीज आता है शून्य नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, ये भी थोड़ा सा हम आपको थोड़ा बता देंगे। ठीक है, देखिए शून्य अपान हम कोई संख्या लिखते हैं, शून्य अपान कोई संख्या लिखते हैं, मान लीजिए 2 लिख दिए, 4 लिख 2 ही लिख दिए, तो जो हमारा लिख लेते हैं, इसका मान थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 0/2 लिख दिए, जिसका मान क्या हो गया 0, 0/2 बराबर क्या होगा 0। अगर कहीं पर 2/0 लिख दिए तो किसका मान क्या होगा, सबको नहीं पता, तो इसका मान होता है अनंत। क्या होता है अनंत, ये आप लोग ऐसे बनाते हो ना, इनफाइनाइट। ठीक है, इसलिए इसका मान शून्य नहीं होना चाहिए। अगर ये मान शून्य हो जाएगा तो इसका मान अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक, तो अब देखते हैं शून्य नहीं होना चाहिए, इसीलिए शून्य नहीं होना चाहिए क्योंकि उसका मान अगर शून्य हो जाएगा तो उसका मान अनंत हो जाएगा, इसलिए शून्य नहीं रखते हैं। जैसे कि हम 2/4, 5/6, 7/8, 10/12 या 7/4 कुछ भी लिखे, तो ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। अगर कहीं पर ये लिख दिया जाए तो क्या मान होगा 7/0, तो इसका मान आप लोग समझ पाएंगे, इसको नहीं लिखा जा सकता क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या में हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो परिमेय संख्या हो गई। हटा दें, अब आइए परिमेय संख्या में। लिखते चल रहे हैं, समझते चल रहे हैं, थोड़ा सा और आइडिया देता है तो उसको और समझा देता है, समझाएंगे उसको एक और तरीका है हमारे पास, जिससे थोड़ा सा लैंग्वेज समझ में आ जाएगी और अच्छी से। लिखाना भी था तो पहले लिखा लेते हैं फिर देखते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या कहते हैं, अब आपको खुद समझना चाहिए कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या की परिभाषा का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे हम परिमेय संख्या को लिखते हैं कि वो लिखा जा सकता है, और इसमें लिखे क्या लिखेंगे, जिसे हम लिखा नहीं जा सकता। जैसे वह संख्या जिसे अंश बटे हर या भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते तो वह अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, जैसे कि √3
√7, ये मान लीजिए हम पाई लेते हैं, क्या होता है पाई। अगर पाई लिखा है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये अगर पाई चिन्ह हुआ है, ये साइन है, चिन्ह है ना किसी का, अगर पाई है तो ये अपरिमेय है, अगर ये पाई है तो अपरिमेय है। अगर पाई की वैल्यू अगर दी गई 22/7 तो ये मान हमारा क्या होगा, परिमेय होगा। क्या होगा, परिमेय होगा। क्या होगा, परिमेय, क्योंकि परिमेय संख्या में आपको परिभाषा में फॉलो कर रहा है, लेकिन ये फॉलो नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसकी चिन्ह है। तो किसी भी चिन्ह को अगर हम दिखाएंगे तो हमारी एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि उसके अपार हम कुछ लिख नहीं सकते। ठीक है, तो ये चिन्ह हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अब आते हैं, इसके बाद हमारा क्या आता है,